हेलो लर्नर्स, मैं मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन मतलोडा। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिन्हें हम इन शॉर्ट कहते हैं SEZs। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर हम बात करेंगे कि कहाँ से ये कंसेप्ट आया, इंडिया में किस तरह का स्टेटस है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, फैक्ट शीट के बारे में बात करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक उद्योग स्थापित करने में और स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने का जो क्या प्रोसेस है, पूरी मैकेनिज्म, उसके बारे में बात करेंगे। इसकी एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि एक SEZ होता क्या है, मीनिंग एंड कंसेप्ट। तो जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि SEZ क्या है, एक तरह से एक नोटिफाइड एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। बेसिकली ये एक प्योरली एक टोटली कमर्शियल एरिया होता है, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना, उद्योग और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। और दूसरी बात क्या है, इस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जितने भी उद्योग स्थापित होते हैं, उन सभी उद्योगों को क्या होता है, कुछ जो लॉज हैं, इकोनॉमिक लॉज हैं, वो बाकी कंट्री के अंदर जितने भी नियम होते हैं उनसे ज़्यादा लिबरल यानी ज़्यादा सरल नियम होते हैं, छूट मिलती हैं बहुत से तरह की। और इनका एक जो उद्देश्य होता है इनको स्थापित करने के पीछे, वो है आर्थिक विकास करना और FDI को अट्रैक्ट करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश आ सके, निर्यातों को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ SEZs की, यानी कि जो एक SEZ का कंसेप्ट है, ये आया कहाँ से, कहाँ सबसे पहले इसके बारे में बात हुई, तो ये यूरोप के अंदर जो है इस जगह पर, जिसका नाम है कि आयरलैंड के अंदर सबसे पहले 1950s के अंदर SEZ का कंसेप्ट आया था। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला SEZ आयरलैंड में 1950 के दशक के अंदर स्थापित हुआ था। इसके बाद SEZ की जो एक वो है, वो आगे बढ़ते चले गए और क्षेत्रों के अंदर भी। इसके बाद आयरलैंड के बाद जो है वो लैटिन अमेरिका के अंदर SEZ स्थापित हुए 1970 के दशक के अंदर। फिर जो है पूर्वी एशिया में जापान और चाइना के अंदर। चाइना में जो SEZ का जो एक कंसेप्ट था, वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसको देख करके बहुत से और देशों ने भी अपने देशों में जो आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए SEZ के कंसेप्ट को अपनाया। तो यहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है लगभग 120 देशों के अंदर SEZ वर्किंग के अंदर हैं। बात करते हैं कि इंडिया में क्या सिचुएशन है SEZ की, कब ये कंसेप्ट इंडिया के अंदर आया। तो भारत में SEZ से पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन थे, EPZ जिन्हें कहा जाता था। इनको जो है हमने अपनाया था निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए। इनफैक्ट पूरे एशिया का सबसे पहला EPZ जो है वो इंडिया के अंदर कांडला में 1965 के अंदर स्थापित हुआ था। इसके बाद जो है 2000 की जो ट्रेड पॉलिसी थी, न्यू ट्रेड पॉलिसी, उसमें EPZs को SEZ के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी उनको रिप्लेस कर दिया गया था। कुछ इस तरह के रीजन से, कुछ हम कह सकते हैं लिमिटेशंस थी EPZ की, जिसकी वजह से उनको रिप्लेस कर दिया गया था SEZ से। इसके बाद क्या है कि 2005 के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को पास कर दिया और 2006 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इसके बाद बहुत से हमारे जो EPZ थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया था SEZs के अंदर, जैसे नोएडा का जो था, फाल्टा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोचीन, सांता क्रूज। तो इन सभी EPZs को SEZ में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब बात करते हैं कि आखिर किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके SEZ की स्थापना की गई, क्या उद्देश्य हैं SEZ की स्थापना के पीछे।
सबसे पहली बात है कि जनरलाइजेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके पीछे का एक जो मोटिव है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक क्रियाएं हो सकें, यानी जितनी है उसके अतिरिक्त हम और आर्थिक क्रियाएं, जैसे कि एक ऐसे जेड की स्थापना होगी, तो एक डेवलपर, एक तरह से एक एरिया को डेवलप किया जाएगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, स्पेशल फोकस होगा इन सब चीज़ों के अंदर, इंडस्ट्रीज लगेंगी, स्पेशल फीचर्स के साथ लगेंगी। तो इस तरह की जो एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको जनरेट करना एक ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे। दूसरा क्या है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य उद्देश्य एक जो टारगेट है एसईजेड का वो है निर्यातों को बढ़ावा देने का, चाहे वो गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं। निवेश को बढ़ावा देना, क्योंकि एसईजेड्स के अंदर बहुत सारे इस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, पॉलिसी के अंदर रिलैक्सेशन दी जाती है, लॉज, इकोनॉमिक लॉज में रिलैक्सेशन दी जाती है, टैक्स से कुछ एग्जम्पशंस दी जाती हैं, जिसकी वजह से निवेश को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनका निर्माण करना, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसरों का सृजन करना, तो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोजगार का सृजन कर सके, ज़्यादा रोजगार के अवसर हमारे जो हैं वो बढ़ सके। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जो हमारी आधारभूत संरचना है, क्योंकि किसी भी देश के अंदर चाहे वो जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास डेवलप हो। अगर एक कंट्री के अंदर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है वो एक हम कह सकते हैं एक गति मिलती है। तो यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया जाता है जो क्या करता है, उद्योगों को औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है उसको तेज करता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑब्वियसली ये चीज़ें होंगी तो एक उद्देश्य ये भी है इसके पीछे कि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सके। एंड लास्ट इज फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इन सभी का के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है कि हम अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, निर्यात बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो इन सभी चीज़ों से क्या होगा, एक देश की जो आर्थिक विकास की गति है वो भी तीव्र हो जाएगी। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कि एक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसके क्या विशेषताएं हैं, क्या चीज़ें होती हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक नोटिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक बाउंड्री के साथ कि ये जो जगह है ये इतने एकड़ की जो जगह है, इतने हेक्टेयर की जो जगह है, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो इस तरह से एक नोटिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया होता है। दूसरा क्या है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हर अलग अलग तरह के एसईजेड्स के लिए, अलग अलग कैटेगरी के एसईजेड्स के लिए एक न्यूनतम जो है ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक एरिया की जो है रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अंदर जो भी सेलेक्टेड एरिया होता है, जो लिमिटेड एरिया है, इसके अंदर भी क्या है, इसको दो पार्ट्स में आप कह सकते हैं डिवाइड किया गया है कि एक होता है प्रोसेसिंग एरिया जहां पर उद्योग लगेंगे, और एक होता है नॉन प्रोसेसिंग एरिया जिसके अंदर क्या अदर जो भी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि पार्क होंगे, वहां पर आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे हैं पार्क है, या और जो भी चीजें उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं वो सब चीजें वहां पर होंगी। तो नॉन प्रोसेसिंग, ग्रीन बेल्ट हो गई, तो नॉन प्रोसेसिंग एरिया भी रहता है इसके अंदर। चौथा क्या है कि इसकी स्थापना स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत की गई है। इसके अंदर जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिलती हैं, यानी कि आधारभूत संरचना जितनी भी चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट जो बेसिक है वो यहाँ पर होती है। टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, जितने भी उद्योग एक ऐसे जेड के अंदर स्थापित होते हैं उन्हें बहुत सारे जो हैं करों से संबंधित रियायतें मिलती हैं, वो लाभ प्राप्त होते हैं। जो भी प्रोसीजरल फैसिलिटीज हैं एक ऐसे जेड के अंदर वो ज़्यादा सिंपल होती हैं, तो इसलिए सिंगल विंडो क्लियरेंस ये एक फीचर इसका मेन फीचर है। जो लेबर लॉज हैं उनसे रिलैक्सेशन है, यानी कि यहाँ पर श्रम से संबंधित जो भी नियम है, जैसे मिनिमम वेज एक्ट है या और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, उनसे भी
काफ़ी हद तक जो है रिलैक्सेशन दी गई होती है। और उद्देश्य क्या रहता है इनका? एक्सपोर्ट प्रमोशन का, यानी निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए। अब हमने बात की ही कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एसईजेड के अंदर, तो वो कितनी है? मल्टी सेक्टर एसईजेड है, यानी कि एक एसईजेड जिसमें बहुत अलग अलग तरह के उद्योग लगेंगे, उसके लिए कम से कम 500 हेक्टेयर लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक है कि एक ही तरह के उद्योग लगेंगे एक एसईजेड के अंदर, या फिर अगर वो सर्विसेज से रिलेटेड एसईजेड है तो मल्टीपल सर्विस एसईजेड होगा, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है 50 हेक्टेयर्स की। फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन अगर है, इस तरह का एसईजेड है, तो लैंड रिक्वायरमेंट है 40 हेक्टेयर। हैंडीक्राफ्ट एसईजेड और बायोटेक्नोलॉजी या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित अगर एक एसईजेड की स्थापना करनी है तो उसके लिए न्यूनतम 10 हेक्टेयर की लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। आईटी और आईटीएस सेक्टर से रिलेटेड एसईजेड के लिए न्यूनतम रिक्वायरमेंट नहीं है, कितनी भी हो सकती है। इंसेंटिव्स क्या दिए जाते हैं एक एसईजेड के अंदर? हमने बात की ना कि एक एसईजेड में जो भी उद्योग लगते हैं उन्हें कुछ जो है प्रोत्साहन दिए जाते हैं ताकि वहां निवेश ज्यादा हो, ताकि जो है निर्यात ज्यादा हो। तो वो क्या इंसेंटिव्स हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक एसईजेड के अंदर कैटेगराइजेशन हो गया। एक तो है जिसने एसईजेड यानी ये जो एरिया है ये डेवलप किया, और एक व्यक्ति वो होगा जिसने इसके अंदर मान लीजिए कि ये एक इंडस्ट्री लगाई या उधर कोई इंडस्ट्री है, इस तरीके से। तो बेनिफिट्स भी जो हैं, इंसेंटिव्स भी हैं, वो दो कैटेगरी में हैं। इंसेंटिव्स फॉर द एसईजेड डेवलपर और इंसेंटिव एंड फैसिलिटीज फॉर द यूनिट्स सेटअप इन एसईजेड, यानी कि वहां पर जो उद्योग लगेंगे उनके लिए। सबसे पहले बात करते हैं इसमें इंसेंटिव टू एसईजेड डेवलपर, यानी जिसने एक एसईजेड की स्थापना की है उसको क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि उसको कस्टम ड्यूटी से या एक्साइज ड्यूटीज वगैरह जो है इनसे एग्जम्पशन मिलती है, छूट मिलती है। दूसरा क्या है? इनकम टैक्स एग्जम्पशन है। जो भी जो ब्लॉक ईयर्स हैं, फर्स्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, इसके अंदर 80 IAB के तहत जो है छूट मिलती है, इसके अंदर जो भी वहां पर स्थापित किया जाता है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। तीसरा है जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होता है, उससे भी एग्जम्पशन मिलती है। इसके बारे में फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कभी कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या होता है। वैसे हम कह सकते हैं कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है वो किसी भी जो भी एक मतलब एक कोई कॉर्पोरेशन है तो उसको जितना उसका जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर जो भी एक उसको टैक्स देना होता है, तो उसका एक मिनिमम होता है कि आपको कम से कम इतना टैक्स तो जो है वो देना ही होगा। जो भी उसके जो भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट उसको हुआ है उसके ऊपर जो भी टैक्स है उसका एक न्यूनतम प्रतिशत होता है जो उसे देना होता है, तो उससे यहाँ पर एग्जम्पशन मिली हुई है। ठीक है। इसके अलावा जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या है कि जब लाभांश को बांटा जाता है शेयर होल्डर्स के बीच में, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है, उससे संबंधित जो टैक्स है, उससे भी यहाँ पर क्या मिली हुई है? छूट मिली हुई है। एग्जम्पशन फ्रॉम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो भी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं, उनसे भी यहाँ पर क्या मिली हुई है? छूट मिली हुई है, एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी ऑन सर्विसेज, सर्विसेज के ऊपर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है उससे भी छूट दी गई है एक एसईजेड डेवलपर को। इंसेंटिव्स टू द यूनिट सेटअप इन एसईजेड, अब एसईजेड के अंदर अगर एक औद्योगिक इकाई लगती है तो उस उद्योग को उस फर्म को क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे अपने बिजनेस को आगे डेवलप करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं। ये वही है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक प्रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड्स, उसके ऊपर छूट मिलती है। 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन है, जो भी एक्सपोर्ट इनकम मिलेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए तो एक्सपोर्ट से जो इनकम मिलेगी उस पर 100% टैक्स एग्जम्पशन है पहले 5 साल के अंदर। ठीक है। और उससे नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर 50% की टैक्स एग्जम्पशन है, एंड देन आफ्टर दैट उससे नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर क्या है कि जो उसको उसने जो अपना प्रॉफिट वहां से अर्न किया है,
अब उस प्रॉफिट में से क्या करना होता है, आप अच्छे से जानते हैं, जो भी एक कॉर्पोरेट का एक प्रॉफिट होता है उसको क्या करना होता है, कुछ पार्ट उसको क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए डिविडेंड, लाभांश के रूप में करना होता है। तो उसका वो 50% क्या कर सकता है, उसके अंदर वापस इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो सिर्फ 50% जो लाभांश है, लाभांश का भी 50% डिस्ट्रीब्यूट करके ही काम चला सकता है, बाकी के 50% को वो क्या कर सकता है, री इन्वेस्ट कर सकता है उसके अंदर। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स वही पहले वाले ही बात है, उससे भी यहाँ पर एग्जम्पशन है। इसके अलावा सेंट्रल सेल्स टैक्स, एग्जम्पशन फ्रॉम सर्विस टैक्स, एग्जम्पशन फ्रॉम सेल्स स्टेट सेल्स टैक्स। तो यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्योंकि अब ये सारे के सारे किस्में हैं जीएसटी के अंदर है, तो जीएसटी से क्या है, एग्जम्पशन है। इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जिस राज्य के अंदर वो SEZ लोकेटेड है, वहां पर जो भी उस सरकार द्वारा जिस भी तरह के और उनके ऊपर कोई इस तरह के वो लगाए जाते हैं, किसी भी तरह की फीस है या कोई भी इस तरह की चीज है, तो उनसे भी उनको क्या मिलती है, छूट मिलती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस है, यानी एक ही जगह पर। सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि एक उद्योग स्थापित करने के लिए जिस भी तरह के लाइसेंस, सर्टिफिकेट, सब चीजें चाहिए होती हैं, वो एक ही जगह पर मिल जाएंगी, एक ही छत के नीचे, एक ही विंडो, एक ही जगह से सारी क्लियरेंस मिल जाएगी, अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक इंसेंटिव यहाँ पर दिया गया है। 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर जो है उसको अलाउ किया गया है, केवल कुछ को छोड़ करके बाकी सभी में 100% तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ सकता है। इसके अलावा जो एक SEZ यूनिट है, यानी कि SEZ के अंदर जो एक उद्योग है, वो विदेशों से कमर्शियल बोरिंग यानी ऋण ले सकता है, व्यापारिक ऋण ले सकता, व्यावसायिक ऋण ले सकता है। कितने तक का, साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर $500 तक का वो विदेशी ऋण ले सकता है। एंड लास्ट की जो भी SEZ यूनिट है, वो अपनी ऑनरशिप को या तो सेल कर सकती है या फिर वो उसे किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकती है, तो उसकी परमिशन यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं कि अगर कहीं पर एक SEZ डेवलप करना है, तो उसके डेवलप करने का जो एक अप्रूवल का मैकेनिज्म है वो क्या है, उसको हम जानते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं, बड़े सिंपल तरीके से। मान लीजिए ये जो पर्सन है, ये डेवलपर है, ये चाहता है कि इंडिया के अंदर वो किसी जगह पर अपना SEZ स्थापित करे। मान लीजिए वो ये जो नॉर्थ या मिड जो है इंडिया के लगभग बीच में, यहाँ पर जो है अपना एक SEZ स्थापित करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, इसके लिए प्रपोजल तैयार करेगा कि भाई कितने एरिया में मैं लगाना चाहता हूँ, ये मल्टी सेक्टर होगा या सेक्टर स्पेसिफिक होगा। इस तरीके से वो अपना एक प्रपोजल तैयार करेगा और इस प्रपोजल को वो भेजेगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। ठीक है, अब ये बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास प्रपोजल चला जाता है, यहां पर पहुंच गया। अब जानते हैं कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो मेंबर्स कौन है बोर्ड ऑफ अप्रूवल के? सबसे पहली बात तो इसका एक चेयरमैन होता है, जो कौन होता है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी होता है। इसके अलावा इसमें 18 मेंबर्स और होते हैं BOA के अंदर। वो हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज से हैं मेंबर्स इसमें, जैसे डिफेंस से, एनवायरमेंट से, ट्रेड या फॉरेन अफेयर्स से। मेंबर फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, नॉमिनी ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट, जिस राज्य में या जिस यूनियन टेरिटरी के अंदर उसे अपना SEZ स्थापित करना है, वहां से एक नॉमिनी होगा इसके अंदर। अ प्रोफेसर ऑफ IIM एंड अदर्स। अब बोर्ड ऑफ अप्रूवल के अंदर तो ये लोग हैं। अब बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने क्या किया, इसके ऊपर सारी चर्चा की। उन्होंने देखा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये ठीक है इनका प्रपोजल, तो प्रपोजल अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद अब ये जो पर्सन है, ये यहाँ पर इस लोकेशन पर क्या कर सकता है, अपने SEZ की जो एक एरिया जो है जिसका उसे अप्रूवल मिला है, वो एरिया क्या हो गया, नोटिफाई हो गया। अब बात आएगी किसकी, अब वो जो एरिया नोटिफाई हो गया, ज्योग्राफिकल एरिया, उसके अंदर लगेंगे उद्योग अलग अलग तरह के। मान लीजिए इसने मल्टी सेक्टर की जो है परमिशन ले ली है, अप्रूव करवा लिया है। अब ये सभी जो यहाँ पर आप इंडस्ट्री, ये सभी के सभी यहाँ पर अपने उद्योग लगाना चाहते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, ये भी सेम चीज करेंगे, अपना प्रपोजल तैयार करेंगे।
ठीक है, कि मैं अब ये प्रपोजल तैयार करेंगे कि मुझे इस SEZ के अंदर अपना ये उद्योग लगाना है, और ये अपने इस प्रपोजल को भेजेंगे किसके पास? अप्रूवल कमेटी के पास। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि अप्रूवल कमेटी क्या होती है। तो अप्रूवल कमेटी क्या है कि ये जोन लेवल पर, ठीक है, एक ओवरऑल तो SEZ डेवलपर हो गया जिसको BOA डील करता है। अब जोन लेवल पर यानी कि जिस राज्य में या जिस यूनियन टेरिटरी में लगेगा वहां पर उसके अप्रूवल से रिलेटेड, यानी कि जो भी उद्योग वहां पर लगेंगे उनसे संबंधित ये कमेटी होती है, अप्रूवल कमेटी। मेंबर्स कौन है इसके? सबसे टॉप पर है डेवलपमेंट कमिश्नर, जो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होता है। इसके अलावा अदर मेंबर्स हैं जिसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं? हमारे कस्टम अथॉरिटीज हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के। अब जो अप्रूवल कमेटी है इसने भी इसको जो है देख लिया, समझ लिया सारा कि हो गया, अप्रूवल दे दिया इन्होंने भी। अब अप्रूवल मिल गया, तो अब अप्रूवल मिलने के बाद क्या होगा कि ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं एक एक करके सभी अपने अपने प्रपोजल भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे उद्योग जो हैं स्थापित होने शुरू हो जाएंगे। तो आपने देखा कि अगर डेवलपर को एक SEZ की स्थापना करनी है तो वो अपने प्रपोजल को भेजेगा BOA, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। अगर किसी को उद्योग लगाना है इसके अंदर, ये जो अप्रूव हो चुका है इसमें उद्योग लगाना है, तो वो अपने प्रपोजल को किसके पास भेजेगा? अप्रूवल कमेटी के पास। अब क्या हो गया, सारा काम हो गया। तो अब ये जो एक SEZ है ये स्थापित हो जाएगा। ये पूरी की पूरी जो अप्रूवल मैकेनिज्म है इसको यहाँ पर भी बताया गया है, तो आप चाहें तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। कंप्लीट जो मैकेनिज्म है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब बात करते हैं इंडिया में क्या स्टेटस है इस टाइम पर, यानी फैक्ट शीट ऑफ SEZ। नंबर ऑफ फॉर्मल अप्रूवल्स, यानी फॉर्मली अब तक कितने SEZ अप्रूव हो चुके हैं, तो वो हैं 426। ये 2018 के बेस पर है डाटा। नंबर ऑफ नोटिफाइड SEZ, कितने जो SEZ हैं वो नोटिफाई हो चुके हैं, यानी कि उनके लिए जो जगह है वो निर्धारित हो चुकी है, वो हैं 358। ऑपरेशनल SEZ कितने हैं, यानी कितने SEZ एट प्रेजेंट वर्किंग में हैं, जहां पर उद्योग स्थापित हो चुके हैं, वहां पर जो है प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो है 262। और कितनी यूनिट्स, अब इन 262 के अंदर कितनी यूनिट्स जो है वो अप्रूव हो चुकी हैं, तो वो है 5537। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर हम जितने SEZ हैं उसके अंदर $2.82 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और स्टेट एंड प्राइवेट SEZ में कितनी हो चुकी है? $1.95 बिलियन की। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट का स्टेटस बताया है ये उनका है जो 2006 से पहले स्थापित हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक SEZ से की स्थापना से क्या फायदे मिलते हैं, एडवांटेजेस, क्या बेनिफिट्स क्या हैं SEZ के स्थापना से, या एक SEZ का जो एक कंसेप्ट है जिसको सभी कंट्रीज फॉलो करने लगी हैं, तो क्या फायदे क्या हैं इसके। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि उद्देश्य ही ये है कि निवेश को बढ़ावा मिले, तो इससे निवेश को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि देखिए अभी हमने इंसेंटिव्स में बात की कि टैक्स से रिलीफ दिया जा रहा है, लेबर लॉज नहीं है, इकोनॉमिक लॉज जो हैं वो ज्यादा सिंपल हैं, ज्यादा लिबरल हैं, तो इसकी वजह से जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो क्या करती हैं, मोटिवेट होती हैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाती है, एक ही जगह से सभी तरह के क्लियरेंस, सभी तरह के सर्टिफिकेट, सभी तरह के परमिशन जो है मिल जाती है, तो उससे भी क्या होता है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ज्यादा मोटिवेट होते हैं इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए। एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, जितने ज्यादा उद्योग स्थापित होंगे, उनमें काम होगा, तो रोजगार भी बढ़ेगा। एंड नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप होंगी, क्योंकि अब एक SEZ स्थापित करना है तो उसके लिए तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ही वहां पर देनी होंगी। वहां पर सब कुछ बना करके दिया जाता है एक SEZ डेवलपर द्वारा। वहां पर सड़कें, पीने का पानी, इसके अलावा डिस्पोज ऑफ का, लाइटिंग, ये सभी तरह का जिस भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एक औद्योगिक इकाई को चाहिए होता है वो सभी का सभी वहां पर डेवलप करके दिया जाता है। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी डेवलप होती हैं।
फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारा उद्देश्य है, तो इसको प्राप्त करने की तो कोशिश की ही जाएगी कि इससे जो आर्थिक विकास की गति है वो तेज होती है, यानी तेजी से आर्थिक विकास होता है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है, निवेश बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो हमारे उद्देश्य ही है, तो एडवांटेजेस तो हैं ही ऑब्वियसली ये कि निर्यात बढ़ते हैं, क्योंकि निर्यातों से जो इनकम है उस पर भी आपने देखा है कि उसमें भी छूट है। पहले 5 साल तक तो 100% ही छूट है, कोई इनकम के ऊपर टैक्स ही नहीं देना है। नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 50% तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना है। तो इससे क्या होता है कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और निर्यात करने के लिए मोटिवेट होती हैं। जो विदेशी निवेश है, अब डोमेस्टिकली भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और विदेशों से भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है। तो ये तो इसके एडवांटेजेस हैं। अब हमने बात की कि इससे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है, तो एक बार देख लेते हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर क्या इफेक्ट पड़ा है एसईजेड की वजह से। तो आप ये देखेंगे कि 2006-07 के अंदर जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है एसईजेड के अंदर वो थी 34,615 करोड़ और ग्रोथ रेट कितनी रही 51.6 करोड़। जबकि टोटल इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स थे उनकी वैल्यू थी 5,71,779 करोड़ की और जो ग्रोथ रेट थी एक्सपोर्ट्स की हमारी ऑल ओवर इंडिया वो थी 25.3%। और अब इन सारे जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे इंडिया के उसमें जो एसईजेड के एक्सपोर्ट्स थे उनका शेयर 6.1% था। लेकिन इसके बाद से आप देखिए 2010 में ये इंक्रीज होकर के 3,15,868 हो गई और ग्रोथ रेट 43.11% हो गई। आप यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो शेयर है एसईजेड का इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स 11,42,649 इसके अंदर 27.6% हो गया। तो कितना ज्यादा है, यानी कि 1/4 से भी ज्यादा शेयर किसका कहां से आ रहा है एक्सपोर्ट्स के अंदर एसईजेड से आ रहा है। 2013-14 के अंदर फिर अगर इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज होकर के 19 लाख 5,011 हुए 11 करोड़। तो इसमें भी जो एसईजेड के हैं वो 4,94,077 करोड़ हुए और यहाँ पर जो हिस्सेदारी है टोटल एक्सपोर्ट्स के अंदर एसईजेड की वो कितनी हो गई 25.9% की। 2016 के अंदर और इम्प्रूवमेंट हुई और यहाँ पर अब हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के 18,49,429 करोड़, इसमें 28.3% यानी 5,23,637 करोड़ किसके हैं एसईजेड के। और आप एक चीज और भी देखेंगे यहाँ पर कि जो काफी हद तक जो इंडिया की जो हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट है उससे बेहतर अगर एक जगह को छोड़ दिया जाए तो उससे बेहतर रही है ग्रोथ रेट एसईजेड के अंदर एक्सपोर्ट्स की। ये सारा डेटा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 से लिया गया है। अब हर एक कोई भी कंसेप्ट होता है उसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ। तो वो क्या है, डीमेरिट्स कह सकते हैं आप इन्हें, डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं। एक तो ये है कि इसके लिए हमने बात की कि एक जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको एक्वायर किया जाता है। तो इसमें मेनली क्या रहता है कि प्राइम एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर कर लिया जाता है। तो वहां से एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एग्रीगेरियन लैंड है उसका लॉस हो रहा है क्योंकि उसको कन्वर्ट किया जा रहा है एसईजेड के अंदर। गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले 5 साल कोई इनकम टैक्स नहीं देना, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50% देना, इसके अलावा जीएसटी में एग्जम्पशन दी जाती है, इस और बहुत सारे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के अंदर एग्जम्पशन दी जाती है। तो बहुत तरह की ऐसी छूट दी जाती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होता है। अब जो डेवलपमेंट है वो अनबैलेंस्ड भी है। अनबैलेंस इसलिए कि जहां पर उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जहां पर एसईजेड बन रहे हैं वहां तो डेवलपमेंट हो गई, लेकिन जहां नहीं हो रहे हैं और एसईजेड भी ज्यादातर उन्हीं एरियाज में लोकेटेड हो रहे हैं जो पहले भी इंडस्ट्रियली काफी बेहतर पोजीशन के अंदर है। ज्यादातर एसईजेड्स की अब तक की यही हिस्ट्री रही है। तो जहां पिछड़ापन है औद्योगिक वहां पर एसईजेड उतनी अधिक मात्रा में डेवलप नहीं हुए हैं। मिसयूज ज्यादा है लैंड का और जो भी एम्प्लॉयज का वेलफेयर है, क्योंकि लेबर लॉज तो इम्प्लीमेंट होते ही नहीं, तो जो भी वहां पर कर्मचारी हैं उनके कल्याण के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसकी अनदेखी है।
इफेक्टिव सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात तो की जाती है बट उतनी इफेक्टिव नहीं है। लैंड ग्रैबिंग जो है वो काफी कम कीमतों पर है, यानी कि उतनी अच्छी कीमतें नहीं मिलती हैं जिनसे लैंड को जो है एक्वायर किया जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होगी। अब हमने जो अभी तक पढ़ा है इसके बेस पर एक क्विज हम इसके अंदर देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि आपने कितना सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ SEZ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कहां पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था? ए चाइना, बी आयरलैंड, सी इंडिया, डी जापान। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, आयरलैंड, बी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which policy EPZ has been replaced by SEZ in India? इंडिया में किस पॉलिसी ने EPZ को रिप्लेस किया था? ए न्यू ट्रेड पॉलिसी 2000, ट्रेड पॉलिसी 2005, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 एंड डी नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ए न्यू ट्रेड पॉलिसी 2000। Next question, SEZ in India has been established under Special Economic Zone Act. किस स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के तहत स्थापना हुई थी SEZ की? ए 2000, बी 2006, सी 1965, डी 2005 एंड द करेक्ट आंसर इज डी 2005। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ BOA? BOA का यानी बोर्ड ऑफ अप्रूवल का चेयरपर्सन कौन होता है? ऑप्शन ए सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन सी मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंसेंटिव्स अंडर SEZ? एक SEZ के अंदर क्या इंसेंटिव्स दिए जाते हैं? एग्जम्पशन फ्रॉम ड्यूटीज, 100% FDI, सी इनकम टैक्स रिलैक्सेशन एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो ये सारी की सारी ही दी जाती हैं, सारे इंसेंटिव्स हैं, तो इट मींस द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ SEZ? SEZ की ये एडवांटेज नहीं है, तो आपने ध्यान देना है, एडवांटेज नहीं है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड इंक्रीज इन FDI। तो अब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट तो एडवांटेज है, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एडवांटेज है, इंक्रीज इन FDI एडवांटेज है, इट मींस डिसएडवांटेज यानी जो एडवांटेज नहीं है वो क्या है? यस, सी लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीमेरिट्स ऑफ SEZ? एक SEZ की डीमेरिट्स क्या हैं, यानी कि क्या नुकसान है उसके? एक्विजिशन ऑफ प्राइम एग्रीकल्चर लैंड, ऑप्शन बी अनबैलेंस ग्रोथ, ऑप्शन सी लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड डी ऑल ऑफ अबव। तीनों के तीनों ही क्या है? डीमेरिट्स हैं, तो आंसर करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑपरेशनल SEZ इन इंडिया? इंडिया में कितने ऑपरेशनल SEZ हैं जो हमने डेटा इसमें दिया गया था उसके बेस पर? 426, ऑप्शन बी 262, ऑप्शन सी 358 एंड ऑप्शन डी 5537 एंड द करेक्ट आंसर इज यस, बी 262। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट फॉर सेक्टर स्पेसिफिक SEZ और मल्टी सर्विस SEZ, कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसके लिए? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 10 हेक्टेयर। ये सारी फिगर्स हेक्टेयर में है, सो करेक्ट आंसर इज ए 50 हेक्टेयर। परमिशन फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स बाय SEZ यूनिट्स इज डैश इन ईयर। कितनी एक जो SEZ यूनिट है कितनी एक्सटर्नल बोरोविंग्स कर सकती है? ऑप्शन ए $5,000, ऑप्शन बी $2,000, ऑप्शन सी $500 एंड ऑप्शन डी $0 यानी nil। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी $500 मिनिमम, इतनी अप टू $500 जो है वो एक्सटर्नल बोरोविंग्स कर सकती है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।